हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वत इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का थर्ड पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में एक्सरसाइज 6.1 और उसके बाद के कुछ टॉपिक्स को हमने स्टडी किया था। तो आज हम उसके रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के साथ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है थ्योरम नंबर 6.2 कि that if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. ये क्या कहना चाह रहा है? जैसे हमने थियरम नंबर 6.1 क्या पढ़ा था कि अगर कोई एक लाइन किसी एक साइड से पैरेलल है तो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। यहाँ इसका कन्वर्स थियरम होता है। कन्वर्स मतलब उसका रिवर्स स्टेटमेंट होना चाहिए कि दैट इफ अ लाइन डिवाइड्स अस टू साइड इन अ सेम रेशियो देन दैट द थर्ड लाइन इज पैरेलल दैट द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है? एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ आपको कि सपोज आपके पास एक ट्राइंगल है। मतलब लेट अज्यूम करता हूँ कि ये ट्राइंगल है आपके पास ए बी और सी, और एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे आपको पॉइंट मिल गया है पी और क्यू। तो अगर आप ऐसा प्रूव कर सके कि ए पी ओवर पी बी, अगर ये आपने प्रूफ कर दिया कि ए पी ओवर पी बी इक्वल्स टू ए क्यू ओवर क्यू बी, अगर ये आप प्रूफ कर देते हैं सो यू कैन डायरेक्टली से कि दैट पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो थर्ड साइड बी सी है, उससे क्या हो जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपका प्रूफ दैट करेक्ट होना चाहिए। मतलब कैलकुलेशन इस तरीके से होना चाहिए आप इसे प्रूव कर सको। तो इस तरीके से आप प्रूव कर सकते हैं कि पी क्यू और बी सी क्या है? पैरेलल है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को हम बाद में स्टडी करेंगे ताकि हम इसे कह सके कि हाँ ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है। पर ये कन्वर्स थ्योरम आपको याद रखना है कि इफ a line divides the two sides of any triangle in a equal ratio then it is parallel to the third side। वो तीसरी साइड से भी क्या होगा? पैरेलल। चलिए अब जो आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 है वो आपके सिलेबस में से रिमूव कर दिए हैं इस साल के लिए, तो उसे हमें स्टडी नहीं करना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आपकी सेकेंड एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 6.2। तो हमें जो डिस्कस करना है वो है एक्सरसाइज 6.2 के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन मुझे गिवन है कि इन द गिवन फिगर 6.17 ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड वन DE is parallel to BC. Find EC in one and AD in the second question। चलिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया देखिए आपके लिए कि ये दो डायग्राम गिवन है आपको। मुझे बोला गया है कि DE पैरेलल टू BC है। चलो DE पैरेलल टू BC होगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए रेशियो कि दैट AD ओवर BD इक्वल्स टू AE ओवर CE लिख सकते हैं हम लोग रेशियो। दोनों केस में वही रेशियो होगा। चलिए पहले केस में मुझे EC फाइंड करना है और दूसरे केस में मुझे AD फाइंड करना है। चलो फर्स्ट केस की बात करते हैं। तो फर्स्ट केस में रेशियो मुझे क्या लिखना होगा? सबसे पहले इन फर्स्ट फिगर we can say the ratio is AD over BD equals to AE over EC। चलिए कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है? एक AD अवेलेबल है 1.5, BD अवेलेबल है 3, AE अवेलेबल है 1। सो पुट कर देंगे। सो आई विल गेट 1.5 by 3 EC। चलो 1.5 को 15 by 30, सो यू कैन से इट इज 1 by 2। चलिए 2 क्रॉस मल्टीप्लाई के यहाँ हो जाएगा, EC चला जाएगा इस जगह पे। सो यू विल गेट EC इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। EC की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 2 सेंटीमीटर मिल जाएगी इस तरीके से। तो आपका पहला आंसर आ गया कि EC की वैल्यू क्या होगी? 2 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सेम रेशियो होगा कि देन अगेन इन फिगर नंबर 2 दैट AD ओवर BD इज इक्वल्स टू AE ओवर EC। चलिए कैलकुलेशन करेंगे। सो व्हाट विल आई गेट? इट इज AD ओवर 7.2 इक्वल्स टू 1.8 इंटू 5 डिवाइड बाई 5.4। चलिए इसका कैलकुलेशन हमें कैसे करना है? तो अगर मैं AD को ऐसे एज इट इज एक साइड रखूंगा तो मुझे यहाँ पे AD इक्वल्स टू क्या मिलेगा? देखिए 1.8 हो जाएगा यहाँ पे, तो पहले इंटू क्या हो जाएगा? 7.2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाएगा वापस, और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास? 5.4। चलिए इसे सॉल्व करना है। सो आई विल गेट इट इज 18 by 10। 1.8 को हम लिख सकते हैं 18 by 10, 7.2 को हम लिख सकते हैं 72 by 10, और 5.4 को हम लिख सकते हैं 10 by 54 बिकॉज इट इज़ अ डिनोमिनेटर में। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। चलिए ये 30 30 कैंसिल हो जाएगा,
ये 18, 3 ज़ा 54 होगा। चलिए 3 2 ज़ा 6 एंड 3 4 ज़ा 12, तो ये होगा 24/10, मतलब कि इसका फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 2.4। ये आपको इसका डिवीजन होके आंसर मिलेगा। सो देयरफॉर यू कैन से AD इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसके लिए आपका आंसर, जिसको आपको ध्यान में रखना है और इजीली इसका आंसर निकाल देना है। आ जाएगा आइडिया क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अब हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला गया है कि दैट E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR। मुझे बताया करना है कि मुझे क्या बोला गया है। यहाँ पे देखिए कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, यहाँ पे छोटा सा बना रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए क्या करना है। ट्राइंगल है मेरे पास P Q और R, ये तीन ट्राइंगल है मेरे पास। PQ पे एक पॉइंट है E और PR पे एक पॉइंट है F। अगर मैं EF को कनेक्ट करता हूँ स्ट्रेट लाइन से, तो मुझे बताना है कि EF इज पैरेलल टू QR है कि नहीं। चलो पैरेलल कैसे करेंगे, थ्योरम 6.2 आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपने प्रूफ कर दिया कि दैट PE ओवर EQ इज इक्वल्स टू PF ओवर FR, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया सो यू कैन डायरेक्टली से इट इज पैरेलल। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे गिवन है, PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ है 3 सेंटीमीटर, PF है 3.6 सेंटीमीटर और FR है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले सेकंड फर्स्ट केस PE ओवर EQ 3.9 डिवाइडेड बाई 3 विच विल बिकम 1.3। सिमिलरली PF over FR which is 3.6 is equals to 2 divided by 2.4 which is 3/2 or you can say 1.5। अब PE over EQ क्या मिला 1.3 और ये क्या मिल गया 1.5, दोनों इक्वल है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब you can say here PE over EQ is not equals to PF over FR, so you can say it is not parallel to QR। तो मतलब ये क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे ये पैरेलल के लिए केस। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंडीशन मिल जाएगी। मैं यहाँ पे वापस कंडीशन लिख दे रहा हूँ। मुझे कौन कौन से रेशियो फाइंड करने हैं। पहला रेशियो होगा PE ओवर EQ इज इक्वल्स टू PF ओवर FR। चलिए अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपके लिए PE इक्वल्स टू 4, QE इक्वल्स टू 4.5, सिमिलरली PF इज इक्वल्स टू 8 एंड RF इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सो अगेन ये क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करिए कि चेक कर लीजिएगा कि ये आंसर आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि पैरेलल है कि नहीं। अगर रेशियो इक्वल आ गया तो पैरेलल है और यहाँ पे नहीं आया तो नहीं है। चलिए थर्ड केस जो गिवन है थोड़ा सा अलग है। PQ इज इक्वल्स टू 1.28, PR इज इक्वल्स टू 2.56, PE इक्वल्स टू 0.18 एंड PF इज इक्वल्स टू 0.36। चलिए यहाँ पे अब जो आपको साइड गिवन है वो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग फॉर्म करके कि आपको वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। यहाँ पे वो कैलकुलेशन आपको बताना होगा। यहाँ पे P Q R और ये रेशियो है, चलो ये है E और ये है। इसे दो क्वेश्चन से कर सकते हो। आपको किसकी वैल्यू गिवन है, PQ की वैल्यू गिवन है और PE गिवन है। देखिए फिर आपको क्या गिवन है, PR गिवन है और PE गिवन है। तो आप डायरेक्ट रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो। हमने देखा था लास्ट टाइम फर्स्ट पार्ट में, हमने देखा था BPT थ्योरम के अंदर के ये रेशियो भी आपके लिए क्या मिलेगा, इक्वली होगा पूरा, कि PE ओवर PQ निकालो या PF ओवर PR निकालो या उसका रेशियो रेसिप्रोकल निकालो। अगर वो भी इक्वल आ गया तो भी EF क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सबसे पहले कि PQ ओवर PE निकालता हूँ विच इज 1.28 बाई 0.18, 64/9 हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट निकालूंगा PR ओवर PF, तो इट इज 2.56 डिवाइड बाई 0.36, अगेन 64/9 हो जाएगा। तो ये दोनों भी इक्वल होने की वजह से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एस PQ ओवर PE इज इक्वल टू PR ओवर EF, सो EF इज पैरेलल टू QR। पर अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यही रूल वापस फॉलो करना है, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ पे
कि मुझे पीई कितना गिवन है। देखिए पहले तो पीई 0.18 है यहाँ पे 0.18, और पी क्यू पूरा कितना गिवन है, पी क्यू इज 1.28, तो 1.28 माइनस 18 करेंगे तो ये क्या होगा 1.10 हो जाएगा। देखिए डायरेक्टली समझ में आ रहा है कैसे माइनस करूंगा तो ही होगा 1.28। सिमिलरली पीई आपको क्या गिवन है 0.18, पीएफ कितना गिवन है आपको, पीएफ है 0.36, सो इसके अकॉर्डिंग पीआर क्या गिवन है आपको 2.56। तो अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इट इज 2.20। अब आप रेशियो निकाल लीजिए कि आप अब रेशियो किसका निकालेंगे, मैंने बताया था कि रेशियो आप निकालेंगे पीई ओवर ई क्यू का। चलो पीई ओवर ई क्यू का रेशियो क्या होगा, इट इज 0.18 डिवाइडेड बाय 1.110, और यू कैन से इट इज 9/55, ये हो जाएगा 9/55। और वैसे ही आप अगर कैलकुलेट करेंगे पीएफ पीई पीएफ, नेक्स्ट रेशियो आप निकालेंगे अब पीएफ का कि दैट पीएफ ओवर एफआर। तो पीएफ ओवर एफआर क्या होगा, इट इज 0.36 डिवाइडेड बाय 2.20। अगेन दोनों 4 से कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बिकम अगेन 9/55। So implies that again you can say कि here PE over EQ is equals to PF over FR. So therefore you can say EF is parallel to QR. तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखिए या तो ये मेथड कर लीजिए, या तो और मैंने कहा कैलकुलेशन कर लीजिए पहले ये वाला, और उसके बाद बता दीजिए कि आपका आंसर क्या आएगा। तो दोनों तरीके से आप इसे प्रूव कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं और किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे, आइडिया आ जाएगा कैसे करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क करना है, अगेन याद रखिएगा दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, सो हम उसे डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो बढ़ते हैं आगे। सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज दैट द क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ अ ट्राइंगल्स, कि कौन से क्राइटेरिया हैं मुझे यहाँ पे फॉलो करने हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल के लिए। सबसे बेसिक पार्ट जो हमने अभी तक पढ़ के आए कि इन द प्रीवियस सेक्शन वी स्टडीड और वी स्टेट दैट टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द सेकेंड वन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शन, देन वी कैन से दो ट्राइंगल आर सिमिलर। तो मैं दो ट्राइंगल का एग्जांपल लेता हूं कि दैट इज इन ट्राइंगल ABC और DEF के लिए अगर मुझे इसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो मुझे किसी भी एक एंगल को करस्पॉन्डिंग में बताना पड़ेगा। तो मैं बताता हूं A इज करस्पॉन्डिंग इक्वल टू D, B इज इक्वल टू E है, और C इक्वल टू क्या है F है। अब मुझे यहाँ पे बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग में इक्वल होने की वजह से अब इसे मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये कैसे आएगा। तो चलिए देखेंगे इसके लिए क्या करना है। तो सेकेंड क्राइटेरिया होगा AB ओवर DE, BC ओवर EF, CA ओवर FD, ये तीनों रेशियो मुझे निकालना होगा। अगर ये दोनों सिमिलर होते हैं सो यू कैन से दैट देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये कह सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब ये सिमिलरिटी कैसे बनी वो देखिए, अगर आप साइड AB लिख रहे हैं तो उसके नीचे वही दो नंबर नेम आने चाहिए जो उसके करस्पॉन्डेंस में थे। तो AD के लिए BE आया, फिर B और C लिखूंगा तो उसके करस्पॉन्डेंस में क्या है E और F है, तो वो वहां पे E और F ही लिखना चाहिए। पर अगर आपने ऐसा लिख दिया कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल EDF, तो ये गलत होगा। क्यों, क्योंकि A के साथ D आना चाहिए, यहाँ तो B के साथ D आ गया, तो ये करस्पॉन्डेंस गलत होगा। फिर अगर आप ऐसा लिख दो कि आप कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको करस्पॉन्डेंस देखना पड़ेगा कौन सा लिख रहे हो कि ABC करस्पॉन्डिंग विद DEF,
EFD लिख देंगे तो भी ये गलत होगा। आपको करस्पॉन्डेंस पता होना चाहिए कि आप कौन सा लिख रहे हो, मतलब कि इन सिंबॉलिकली ये एक डायग्राम हो जाएगा जो आपको याद रखना होगा ABC के लिए। और सिंबॉलिकली हम कैसे लिखेंगे, वी राइट द सिमिलरिटी ऑफ द these two triangles as triangle ABC similar to DEF। मैंने बताया EDF FED नहीं लिख सकते, आपको DEF ही लिखना पड़ेगा। तो ये करस्पॉन्डेंस बहुत ही ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही वो बनेगा। वो करस्पॉन्डेंस क्यों है, देखिए कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि AB आया तो DE हो गया, रेसिप्रोकल बन जाएगा। सिमिलरली BC आया तो EF आ जाएगा, और AC के साथ क्या हो जाएगा, DF। इसके लिए ये क्राइटेरिया और ये क्राइटेरिया फुलफिल होने के लिए इसी तरीके से ये लिखना ज़रूरी है। आप ये दोनों वे में लिखने जाओगे तो वो गलत होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ध्यान रखनी है कि आप इसका कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं और आंसर कैसे निकाल रहे हैं। चलिए इसके बारे में भी नोट्स लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से करस्पॉन्डेंस लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। सो के इट मस्ट बी नोटेड दैट एज द डन इन द केस ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था कि नॉर्मली हम डायरेक्ट नहीं लिखते, जो कॉन्ग्रुएंट था उसके अकॉर्डिंग लिखते थे। तो सिमिलरिटी में भी वही होगा कि द सिमिलरिटी ऑफ टू ट्राइंगल्स शुड बी ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली यूजिंग द करेक्ट करस्पॉन्डेंस of their vertices. For an example, that a triangle ABC and DEF of, we cannot write ABC similar to EDF or ABC similar to FED. However, we can write that BAC is similar to DEF। मैं ये देखिए, मैंने बताया वैसे कि आप इसे नहीं लिख सकते ऐसे कि ABC को एक तरह रखा और FED को चेंज करते गए। बट अगर ABC और FED दोनों को, DEF दोनों को चेंज करूंगा तो लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पे ये क्यों ट्रू होगा, ये दो ट्रू हो गए पर ये दोनों गलत होंगे। अब बात करते हैं कि ये ट्रू क्यों हो गया। तो देखिए इसके लिए कि मेरा करस्पॉन्डेंस करेक्ट होना चाहिए। तो देखिए B के साथ E एंगल आ गया, हाँ बराबर है। A के साथ E आ गया, D आ गया, वो भी करेक्ट है। C के साथ F आ गया, करेक्ट। मैंने बताया ना कि मुझे A के साथ D चाहिए हमेशा। ए जिस प्लेस में होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे डी उसी प्लेस पे, मतलब फर्स्ट तीन प्लेसेस हैं। तो अगर ए सेकंड प्लेस पे है तो वहाँ पे डी वो सेकंड प्लेस पे होना चाहिए। अगर बी यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे है तो वहाँ के ई फर्स्ट प्लेस पे होना चाहिए था। और यहाँ पे अगर सी थर्ड प्लेस पे है तो यहाँ पे एफ लास्ट प्लेस पे होना ज़रूरी है। तो वैसा ही हो रहा है। तो इस तरीके से लिखता हूँ। अगर मुझे इसको ऐसे लिखना है, अगर बी ए सी को, कि मैं इसे ऐसे लिखूँ कि एंगल सी ए बी, तो सी ए बी की सिमिलरिटी मुझे कैसे लिखनी होगी। तो सी के साथ क्या आता है पहले एफ, तो मैं पहले क्या लिखूंगा एफ। ए के साथ क्या आता है डी, तो पहले मैं क्या लिखूंगा डी। और बी के साथ ई आता है तो मैं ऐसे क्या लिखूंगा ये। दोनों को एक साथ चेंज कर सकते हो, किसी एक को रखा है एज इट इज और दूसरे को चेंज किया तो उसे आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखना जरूरी है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आ जाएगा आइडिया कैसे करना है इसके लिए। सो दिस इज द वे हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। तो आज के वीडियो में हम बस यहाँ पे रुक जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के रिलेटेड टॉपिक को स्टडी करेंगे और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।